आप देख रहे हैं आमने सामने। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आमने सामने में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सभी लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड की समस्याओं का हल करेंगे, ये सोचकर जनता वोट डालती है, लेकिन हर बार जनता के साथ निराशा और धोखा होता है। ऐसा आपके राज्य में भी हो रहा है, ऐसा क्यों सर? लगता है कि तुम अपने स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते हो। आज उत्तराखंड के हर घर में कलर टीवी है, डिश एंटीना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, हर व्यक्ति हाथ में घड़ी पहनता है, पाँव में जूता पहनता है और शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 22 साल में ना तो कोई व्यक्ति भूख से मरा है और ना ही कोई बेरोजगार रहा है। सर, नैनीताल, देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, इन शहरों के लोग जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और मैकडोनल्ड में खाना खाने जाते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के लोग जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं वो लोग ठीक तरह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। आज उत्तराखंड में रोजगार ना के बराबर है, जिसके कारण उत्तराखंड से लगातार पलायन बढ़ रहा है। शिक्षा की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, जिसके कारण लोग जो है घंटों रोड पर खड़े रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर है। आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग जो है मैकडोनल्ड और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। तुम्हें मालूम नहीं है बच्चे, जब से मैं सीएम बना हूं तब से पढ़े लिखों की संख्या बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है और राज्यों के हिसाब से हमारे राज्य का शिक्षा स्तर घटा है सर। रोजगार के मामले बढ़े हैं, शराब जैसे व्यसन भी उत्तराखंड में बढ़े हैं सर। गरीबी हटी है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं और राज्य के मुताबिक हमारे उत्तराखंड राज्य में गरीबी ज्यादा है, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर है। आज भी गांव में अधिक से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं सर। मिस्टर भट्ट, पहले अपने आंकड़े साफ करो फिर बात करो। ये है उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास वर्ष 1950। सर, ये है उत्तराखंड के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और यह है सर उत्तराखंड राजधानी गैरसैंण की फाइल, और यह है सर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मारे गए शहीदों की फाइल, जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। ऐसा क्यों सर? आज तक उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला सर? तुम्हें मालूम नहीं है बेटे, मूल निवास भू कानून, राज्य आंदोलनकारी, इन सब में फैसला लेना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। क्या सोचना समझना पड़ता है सर? जरा खुल के बताएंगे। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख भी रही है सर, सुन भी रही है। यहां बताइए, शहीदों को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? वो ऐसे नहीं बता सकता, इसमें कई सेक्शन लगे हैं, पूरे 2000 पन्नों की फाइल है और ज्यादा जानने की जरूरत है तो पास वाली दुकान में जाओ, खरीद कर पढ़ लो, इसमें कार्रवाई चल रही है। अगला सवाल। सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था सर? हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। सर, अभी आपकी सैलरी कितनी होगी? क्या? सैलरी, तनख्वाह? हाँ, यही सब कुछ काट कूट के 44,000 रुपए होगी। सर, इस हिसाब से आपकी जो सैलरी है उसके हिसाब से 44,000 इंटू हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी एक साल की कमाई होती है सर 5,28,000, और अब तक की आपकी कमाई यानी कि 4 साल में जो आपकी कमाई है वो होती है 21,12,000 रुपए। 21,12,000 रुपए की समथिंग आपकी कमाई होती है सर। लेकिन आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? ये सब बकवास है। ज्यादा जानने की जरूरत है तो कोर्ट पर जाकर केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। केस वैसे ही 20 साल में 10 लाख केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं सर। अंकिता भंडारी का केस, किरण नेगी का केस, मूल निवास भू कानून, इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मारे गए शहीदों का केस, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। ये सारे केस जो है पिछले 20 साल से कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं और आप कहते हैं कि केस करो। सर, ये जानते हैं सर आप? ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं इसे मैंने। सर, ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। हाँ याद आया। ये मैंने ही तो छपवाया था।
इसमें आपने वादे किए हैं कि उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे, शिक्षा, रोजगार। हम उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा, घर घर रोजगार लाएंगे, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे, हर गरीब व्यक्ति के राशन कार्ड बनाएंगे, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी की जगह खुशहाली जाएगी छप गया था, वो मैंने ही ठीक करवाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है। ये सब हुआ है सर? क्यों नहीं हुआ? आप कहते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुविधाएं लाएंगे, उन शहीद को न्याय दिलाएंगे, लेकिन इन सबको अनदेखा करने वाले भी आप हैं सर। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो? सर, मैं भड़का नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने सच्चाई नजर आए। आप ये देखिए सर, ये देखिए सर, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए 2 अक्टूबर को हर साल दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन उन शहीदों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया सर। उत्तराखंड में हर जगह उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए आवाज को उठाया जाता है सर, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है सर कि उन शहीदों को अभी तक न्याय नहीं मिला। जिन माताओं बहनों के साथ अन्याय हुआ, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसे भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। अंकिता भंडारी को भी न्याय मिले, इसके लिए भी लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक उसे भी न्याय नहीं मिल पाया। जब से राज्य बना है तब से अभी तक शहीदों को न्याय दिलाने के लिए लोग हर बार आवाज उठाते हैं। जिन शहीदों के बदौलत आपको ये उत्तराखंड राज्य की कुर्सी मिली है, उन शहीदों को न्याय दिलाने के लिए एक बार भी आपने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही है। इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए तुम बेबुनियादी बातें कर रहे हो।